राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं, लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक। तो इतिहास का हम लोगों का सेकंड लेसन चल रहा है और ये सेकंड लेसन की लास्ट वीडियो है जिसके अंदर हम लोग अपने इस चैप्टर को खत्म कर लेंगे। तो उम्मीद है कि अभी तक जितनी भी वीडियो आप लोगों ने देखी है वो आप लोगों को समझ में आई होंगी। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ेंगे आगे और अपनी इस वीडियो के साथ इस चैप्टर को करेंगे खत्म। ठीक, तो हमारा जो आज का पहला टॉपिक है वो है राजा और सिक्के। राजा और सिक्के, ठीक है, चाहे इसको राजा और सिक्के कहो या सिक्के और राजा कहो तो बात एक ही है। ठीक है भाई, तो राजा और सिक्कों के बीच का संबंध अपने को समझना है। तो सबसे पहली बात, माना जाता है कि भारत में जो सबसे पहले सिक्के जारी हुए थे वो थे आहत सिक्के। ठीक है, तो सबसे पहले सिक्के कौन से थे? सबसे पहले सिक्के थे आहत सिक्के। ठीक है, और ये किस धातु के बनाए गए थे? किस धातु के बने थे? चांदी और तांबे के। ठीक है भाई, तो सोने के सिक्के पहले नहीं बनाए गए थे, पहले सिक्के बने थे चांदी और तांबे के और वो सिक्के थे आहत सिक्के। ठीक, बनाए किसने थे? देखो, जब इतिहासकारों ने सिक्कों का अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि सिक्कों पर जो चिन्ह अंकित है वो मौर्य साम्राज्य से मिलते हैं। तो माना जाता है कि मौर्य साम्राज्य के जो राजा थे उन्होंने पहले सिक्के चलाए थे। मौर्य साम्राज्य के राजाओं। ठीक, तो भाई एक क्वेश्चन आता है मन में, सिक्के चांदी के, तांबे के, सोने के, ठीक है, या कहो लोहे के, तो सिक्के जो हैं वो बनते हैं धातुओं से। तो क्या कारण है कि सिक्के धातुओं को ही बनाए जाते हैं? ठीक है, चलो पहले के जमाने में प्लास्टिक की खोज नहीं हुई थी तो प्लास्टिक के नहीं बन सकते थे, पर अब के जमाने में तो सिक्के प्लास्टिक के ही बनाए जा सकते हैं। ठीक, तो कमेंट करके बताओ कि सिक्के जो है वो धातुओं के ही क्यों बनाए जाते हैं। ठीक है, और नहीं अगर पता तो कमेंट कर देना कि जी हमको नहीं पता, खुद बता दो, तो हम बता देंगे उसको। ठीक, तो सबसे पहले सिक्के आहत सिक्के थे, चांदी और तांबे के बनाए गए, मौर्य साम्राज्य के शासकों ने इसको बनवाया था। ठीक है, दूसरा, प्रतिमा वाले सिक्के, यानी वो सिक्के जिसपे राजा की फोटो लगी हो। ठीक है, तो प्रतिमा वाले सिक्के सबसे पहले बनवाए थे हिंद यूनानी शासकों ने। हिंद यूनानी शासकों ने। ठीक है, तो प्रतिमा वाले सबसे पहले सिक्के किसने बनवाए थे? हिंद यूनानी शासकों ने। सोने के सिक्के सबसे पहले किसने बनवाए थे? सिक्के सबसे पहले बनवाए थे कुषाण शासकों ने। कुषाण शासकों ने। ठीक है, तो तीन चीज समझ में आई। आहत सिक्के सबसे पहले सिक्के थे, मौर्य साम्राज्य से संबंधित है। प्रतिमा वाले सबसे पहले सिक्के किन्होंने बनवाए? हिंद यूनानियों ने। सोने के सिक्के सबसे पहले किसने बनवाए? कुषाण शासकों ने। और कहा जाता है सोने के सबसे शानदार सिक्के, सोने के सबसे शानदार सिक्के किसने बनवाए थे? गुप्त शासकों ने। ठीक है भाई, तो सोने के सबसे शानदार सिक्के किसने बनवाए थे? गुप्त शासकों ने। ठीक, और हरियाणा के आसपास योधे कबायली गणराज्य, हरियाणा के आसपास थे योधे कबायली गणराज्य, इन्होंने भी बड़ी मात्रा में तांबे के सिक्के बनवाए थे। ठीक है, तो योधे कबायली गणराज्य ने भी हरियाणा के आसपास तांबे के जो है बहुत बड़ी मात्रा में सिक्के बनवाए थे, इतिहासकारों को प्राप्त होते हैं। तो अभी तक हमने सिक्के और राजाओं के बारे में समझा कि सबसे पहले आहत सिक्के बनाए गए,
जिसमें चांदी और तांबे के सिक्के थे, मौर्य साम्राज्य के राजाओं ने बनवाए थे। प्रतिमा वाले सिक्के हिंदू यूनानियों ने बनवाए थे। सोने के सिक्के कुषाण शासकों ने बनाए थे, लेकिन सबसे शानदार गुप्त शासकों ने बनवाए थे। और योद्धा कबाली गणराज्य हरियाणा के आसपास में जो है तांबे के सिक्के जो है वो बनवाए गए। ठीक है, चलो तो ये था हमारा पहला टॉपिक, राजा और सिक्के। अब हम लोग अपनी अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। तो हमारा अगला टॉपिक है कि भाई 6ठी सदी ईसा पूर्व के आसपास, 6ठी सदी ईसा पूर्व के आसपास सोने के सिक्के मिलना कम हो गए थे। ठीक है, देखो भारत में 6ठी शताब्दी के आसपास सोने के सिक्के मिलना कम हो गए, इसका क्या कारण था, या उसके बाद समय आते आते सोने के सिक्के हमें इतने ज्यादा नहीं मिलते। देखो इतिहासकारों में ना इस बात को लेकर मतभेद है कि सोने के सिक्के जो हैं ज्यादा क्यों नहीं मिलते, सब एक मत नहीं है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि भाई धीरे धीरे रोमन साम्राज्य का अंत हुआ, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार होता था, तो इनके व्यापार में कमी आई, व्यापार में कमी आई तो सोने के सिक्कों का जो प्रचलन था वो धीरे धीरे चल के समाप्त हो गया। ठीक है, तो पहले इतिहासकार क्या कहते हैं, रोमन साम्राज्य की समाप्ति हुई, समाप्ति से क्या हुआ, व्यापार पर प्रभाव पड़ा, व्यापार पर प्रभाव पड़ा, जिससे क्या हुआ, सोने के सिक्के जो हैं वो कम मात्रा में चलने लगे। कुछ इतिहासकार क्या कहते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये ना वो समय था जब नए राज्यों और नए नगरों का उदय हो रहा था, तो सोने के सिक्के ना बड़ी मात्रा में चलाए जाते थे, क्योंकि सोने के सिक्के जो थे लोगों के लिए मुद्रा का एक केंद्र थे कि भाई उसी से विनिमय होता था। तो लोगों ने ना इनको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी और इनको ना संग्रह करके नहीं रखा। ठीक है, क्योंकि प्रचलन में ज्यादा थे, जो चीज डे टू डे यूज की होती है हम लोग उसे इकट्ठा करके नहीं रखते हैं कि आगे भविष्य में दूसरे लोग आएंगे वो देखेंगे, हम लोग सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों को ही इकट्ठा करके रखते हैं। तो कुछ इतिहासकारों का क्या मानना था कि ये प्रचलन में थे, तो किसी ने संग्रह नहीं किया इनका। ठीक है, तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास जो सिक्के मिलना कम हो गए थे, इसके लिए इतिहासकार अलग अलग बातें बताते हैं। कुछ का मानना है कि भाई रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार की जो है समाप्ति हो गई थी। ठीक है, जिसके साथ साथ जो है सोने के सिक्कों पर भी असर पड़ा और सोने के सिक्के मिलना कम हो गए। कुछ कहते हैं कि भाई प्रचलन में थे, बहुत ज्यादा सामान्य चीज थी, इसीलिए भाई किसी ने इनका संग्रह नहीं किया। ठीक है, तो दो बातें समझ में आई, राजा और सिक्के, और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास जो है सोने के सिक्के मिलना कम क्यों हो गए थे। अगली बात समझते हैं, अगला हमारा टॉपिक है मुद्रा शास्त्र। देखो भाई मुद्रा शास्त्र क्या होता है, सिक्कों का अध्ययन करना मुद्रा शास्त्र कहलाता है। सिक्कों का अध्ययन करना मुद्रा शास्त्र कहलाता है। तो मुद्रा शास्त्र क्या है, सिक्कों का अध्ययन करना। सिक्कों में क्या क्या अध्ययन करते हैं, इसमें चित्र कौन से बने हैं, किस लिपि में लिखा है और किस धातु का बना है, इन सभी बातों का विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, तो मुद्रा शास्त्र क्या है, सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। इसमें सिक्कों के चित्र, लिपि, धातु आदि का विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, क्लियर है मुद्रा शास्त्र। और जो इसका अध्ययन करता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं मुद्रा शास्त्री। मुद्रा शास्त्री, मुद्रा का अध्ययन करने वाले मुद्रा शास्त्री कहलाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक राजा और सिक्के, जिसमें हमने 3 छोटी छोटी बातों को समझा। अब हम बढ़ते हैं आगे अपने अगले टॉपिक पर। हमारा अगला टॉपिक है मूल बातें। मूल बातें, जिसमें हमें सबसे पहले पढ़ना है ब्राह्मी लिपि का अध्ययन। का अध्ययन
चलो भाई हम लोग चलते हैं अब अपनी पहली क्लास में। पहली क्लास में हमने प्रिंसेप और पियादसी पढ़ा था, तो उसमें हमने जाना था कि 1830 के दशक में जेम्स प्रिंसेप जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे, उन्होंने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अध्ययन कर लिया, जिसमें आरंभिक अभिलेख लिखे हुए थे। अब प्रश्न ये बनता है ब्राह्मी लिपि का अध्ययन किया गया तो कैसे किया गया। ठीक है, तो एक चीज सबसे पहले, कब किया गया? 1838 में। ठीक है, डेट क्लियर करो भाई। सबसे पहले 1838 में ब्राह्मी लिपि का अध्ययन जो है वो किया गया। किया कैसे गया? दो प्रकार के लोगों ने मिलकर करा। पहले थे यूरोप के विद्वान, ये विद्वान, और उनके साथ मिले थे भारतीय ब्राह्मण। ठीक है, यूरोप के विद्वान और भारतीय ब्राह्मणों ने मिलकर क्या किया? इन्होंने देवनागरी जो कि हिंदी की लिपि है प्लस में बंगाली, इन दोनों के अक्षरों को उठाया और ब्राह्मी लिपि से मैच करना शुरू किया, और इनको इसका जो अर्थ था वो समझ में आ गया। ठीक है, तो ब्राह्मी लिपि का अध्ययन कब हुआ? 1838 में। हुआ कैसे? यूरोप के विद्वानों और भारतीय ब्राह्मणों ने मिलकर देवनागरी और बंगाली लिपि के अक्षरों को देखा और ब्राह्मी लिपि से उसका मिलान किया, तो समझ में आ गया कि अक्षरों की बनावट क्या है, और ब्राह्मी लिपि का जो अध्ययन है वह आसानी से हो गया। ठीक है, अब समझते हैं खरोष्टी लिपि का अध्ययन। खरोष्टी लिपि का अध्ययन। ठीक है, खरोष्टी लिपि का अध्ययन कैसे हुआ? देखो भाई, हम लोगों ने जाना कि हिंदू यूनानी जो शासक थे उन्होंने प्रतिमा वाले सिक्के चलाए। ठीक है, तो हिंदू यूनानी इन्होंने ना जो सिक्के चलवाए थे उस पर अपना नाम भी लिखवा रखा है। ठीक है, इन्हें क्या हुआ भाई? नाम भी लिखवा रखा है, शासक ने अपना नाम लिखा था दो भाषाओं में, एक थी यूनानी भाषा और दूसरी थी खरोष्टी लिपि। ठीक है, दोनों में इसने नाम लिखवा रखा था। उस समय हुआ क्या था, यूनानी भाषा को पढ़ा जा चुका था। ठीक है, यूनानी भाषा को क्या किया गया था? पढ़ा जा चुका था। अब यूनानी भाषा में अगर लिखा हुआ है, किसी एक का नाम ले लेते हैं, जैसे यूनानी भाषा में लिखा है सिकंदर। ठीक है, और उसके बराबर में यानी सिकंदर लिखा है यूनानी भाषा में एक तरफ, और दूसरी तरफ जैसे मान लो लिख दिया गया है मिनांडर, या सॉरी ऐसे नहीं, मिनांडर नहीं, इसको सिकंदर ही करते हैं, सिकंदर। ठीक है, तो दोनों को मिलाएगा। अच्छा, सा को एस पढ़ते हैं, ई को आई पढ़ते हैं, अच्छा क्या का को के पढ़ते हैं। तो दोनों भाषाओं का इन्होंने मिलान कर लिया, और मिलान करने के बाद समझ में आया, और उसके बाद खरोष्टी लिपि का भी अध्ययन हो गया। ठीक है, तो खरोष्टी लिपि का अध्ययन कैसे हुआ? हिंदू यूनानी शासकों ने क्या करा था? हिंदू यूनानी शासकों ने चलाए थे सिक्के, उन सिक्कों पर उनकी प्रतिमा थी और साथ में क्या था? नाम। ठीक, यूनानी भाषा में नाम लिखा हुआ था, यूनानी भाषा को पढ़ा जा चुका था, तो इसी के आधार पर जो था खरोष्टी लिपि को भी, खरोष्टी को भी पढ़ा गया। ठीक है, क्लियर हुई ये चीजें कि खरोष्टी लिपि का अध्ययन कैसे हुआ, ब्राह्मी लिपि का अध्ययन कैसे हुआ, दोनों का समझ में आ गया। तो 1830 के दशक में इनका जो है अध्ययन कर लिया गया। ठीक, अब हम लोग बढ़ेंगे अपने अंतिम टॉपिक की ओर, और हमारा अंतिम टॉपिक है अभिलेख साक्ष्यों की सीमाएं। ठीक है भाई, हमारा अगला टॉपिक है अभिलेख साक्ष्यों की सीमाएं, जो कि हमारे इस बुक का अंतिम टॉपिक है। ठीक, अभिलेख साक्ष्यों की सीमाओं का यह मतलब है कि अभिलेखों का अध्ययन करते समय इतिहासकारों को कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो हमको जाननी है। सबसे पहली है तकनीकी समस्या। ठीक है, तकनीकी समस्या में क्या है भाई? कई बार अभिलेखों के जो अक्षर होते हैं उन्हें हल्के ढंग से उकेरा जाता है, हल्के ढंग से उकेरा। ठीक है भाई, उत्कीर्ण किया गया उनको हल्के ढंग से, तो भाई मिट सकते हैं।
मिट सकते हैं। ठीक, तो तकनीकी समस्या में क्या आया कि भाई जो अभिलेखों अक्षर होते हैं उनको आमतौर पे हल्के ढंग से उकेरा जाता था जिससे वो ना मिट सकते थे। तो मिटने के बाद अब वो मान लो 1000-1500 साल तक अगर वो दबे रहे, 500 साल तक वो दबे रहे, तो अक्षर ना मिट सकते थे। एक समस्या ये थी। दूसरी समस्या क्या थी? देखो भाई, सभी के सभी अभिलेख ना प्राप्त भी नहीं हुए। ठीक, बहुत सारे जो अभिलेख थे वो विलुप्त भी हो गए। ठीक, तो भाई नॉर्मल सी बात है, अभिलेख विलुप्त हुए, साहित्यिक सामग्री भी विलुप्त हो सकती है। ठीक, तो ये सामान्य बात है कि भाई बहुत सारे जो अभिलेख थे वो विलुप्त हुए। अब देखो, अभिलेखों में जो भी बात कही जाएगी, ठीक, तो वो आज के संबंध में जरूरी नहीं है कि आज उसका जो मतलब है कल भी उसका वही मतलब रहेगा। ठीक, एग्जाम्पल से समझाता हूं। देखो, वैदिक सभ्यता में, जिस समय वैदिक काल था हमारे देश में, उस समय एक शब्द होता था बलि। बलि का मतलब होता था कर। ठीक है, उस समय बलि का मतलब होता था टैक्स। तो जैसे लोगों से अपील की जाती थी कि आप सभी को बलि दी जानी, मतलब बलि देनी चाहिए। तो आज अगर हम लोग उसका मतलब समझे तो हम लोग समझेंगे हाँ भाई जानवरों को पकड़ के लाया जाए और उन्हें काटा जाए। तो आज उनकी क्या की जानी चाहिए? बलि दे दी जानी चाहिए। तो उस समय कहा जाता था बलि का मतलब क्या है? टैक्स, की भाई सभी लोगों को बलि देनी चाहिए। आज मतलब है कि जानवरों को काटा जाना चाहिए। तो दोनों समय के साथ साथ जो है शब्दों का अर्थ जो है वो बदल जाता है। ठीक है, समय के साथ साथ जो है वो शब्द का अर्थ बदल जाता है। एक और शब्द समझो, जैसे दास। दास आज का जो वर्तमान शब्द में अगर हम लोग दास को देखें तो दास का मतलब हम लोग गुलाम समझते हैं, पर उस समय दास या दासियों का मतलब होता था वो लोग जो आर्य नहीं थे। ठीक है, आर्य का मतलब क्या होता है? आर्य का मतलब आप लोग कमेंट करके बताएंगे आर्य का मतलब क्या होता है। मैंने दास का मतलब बताया कि वो लोग जो आर्य नहीं थे उन्हें कहा जाता था दास। ठीक है भाई, तो इस तरह समय के साथ साथ शब्दों में परिवर्तन आ जाता है, तो सही अर्थ निकालना मुश्किल होता है। ठीक है, तो पुरातत्वविदों के लिए जो अभिलेख है उसका बिल्कुल सही सही अर्थ निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि समय के साथ साथ जो शब्द हैं वो बदल जाते हैं। ठीक, अगली बात देखो, अभिलेखों में ना आमतौर पर जो बड़े इवेंट्स होते थे या जो बड़ी चीजें होती थी उन्हीं के बारे में जिक्र होता था, दैनिक प्रक्रियाओं के बारे में नहीं लिखा होता था। ठीक है, तो दैनिक प्रक्रियाओं का उल्लेख नहीं था। ठीक है भाई, तो अभिलेखों की एक सीमा यह थी कि जिसमें दैनिक प्रक्रियाओं का उल्लेख नहीं किया जाता था, और आमतौर पर जो लिखवाता था हमें उसके ही विचार देखने को इसमें मिलते हैं। ठीक है भाई, लिखवाने वाले के विचार, तो हमें इसमें आम जनता के विचार देखने को नहीं मिलते। ठीक है, तो समझ में आई ये बात। अभिलेख साक्ष्यों की सीमाएं क्या क्या हैं? एक तो उनकी तकनीकी सीमा है कि अक्षर जो है वो हल्के ढंग से उकेरे जाते थे तो वो मिट सकते थे। बहुत सारे जो अभिलेख हैं वो विलुप्त भी हो गए। ठीक, शब्दों में परिवर्तन भी आता है जिसकी वजह से सही अर्थ निकालना काफी मुश्किल होता है, और दैनिक प्रक्रियाओं का जो उल्लेख है वो इनमें नहीं किया जाता, ये केवल लिखवाने वाले के विचारों तक ही सीमित रहते हैं। ठीक, तो ये चैप्टर हम लोगों का होता है भाई यहाँ पर खत्म। एक बार इस चैप्टर को दोबारा से हम लोग देखते हैं, आज जो हमने पढ़ा उसको दोबारा से रिवाइज करते हैं। ठीक है, देखो भाई, सबसे पहले हमने राजा और सिक्कों के बारे में जाना कि सबसे पहले सिक्के बनाए गए आहत सिक्के, जो कि बने थे चांदी और तांबे से। माना जाता है कि मौर्य साम्राज्य के राजाओं ने इनको बनवाया। ठीक है, प्रतिमा वाले सबसे पहले सिक्के किसने बनाए थे? हिंद यूनानी शासकों ने। अब भाई ये हिंद यूनानी शासक क्या थे, इनके बारे में डिटेल से तो हमारी बुक में नहीं है। अगर आप चाहते हो कि भाई मैं हिंद यूनानियों के बारे में और कुषाण शासकों के बारे में डिटेल से बताऊं तो भाई कमेंट कर दो कि हमको एक डिटेल वीडियो दो जिसमें हिंद यूनानी शासक के बारे में सारा हो और कुषाण शासकों के बारे में सारा हो। गुप्त वालों का कहोगे तो भाई गुप्त वाला भी बनाएंगे। ठीक है, तो प्रतिमा वाले सबसे पहले जो सिक्के थे वो हिंद यूनानी शासकों ने बनाए थे। ठीक, और सोने के जो सबसे पहले सिक्के थे वो बनाए थे कुषाण शासकों ने। ठीक है, और सोने के जो सबसे शानदार सिक्के थे वो बनवाए थे गुप्त शासकों ने। ठीक, और योधे कबायली गणराज्य जो कि हरियाणा के आसपास थे, इन्होंने भी बड़े पैमाने पर तांबे के सिक्के बनवाए थे। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। अब देखो आगे,
छठी सदी ईसा पूर्व के आसपास सोने के सिक्के मिलना जो है वो कम हो गए। तो इतिहासकारों में इन बातों को लेकर मतभेद है, अलग अलग कारण सबके सब बताते हैं। देखो भाई, कुछ इतिहासकारों का क्या मानना है कि रोमन साम्राज्य की समाप्ति हो गई थी, तो रोमन साम्राज्य की समाप्ति होने के बाद व्यापार में कमी आ गई थी। अब व्यापार में कमी आ गई थी तो इसी कारण क्या हुआ, सिक्के जो है कम प्रचलन में आ गए, तो इसलिए हमको सिक्के प्राप्त नहीं होते। पर कुछ इतिहासकार कहते हैं देखो भाई, ये समय वो था जब नए नए राज्यों और नगरों का उदय हो रहा था, तो सिक्के चलना बहुत ही आम बात हो गई थी, तो सोने के सिक्के बड़े पैमाने पे चलते थे, प्रचलन उनका बहुत ज्यादा था, इसलिए किसी ने उनको संग्रह नहीं किया, तो हमें सोने के सिक्के प्राप्त नहीं होते। इसके बाद हम लोगों ने क्या जाना, मुद्रा शास्त्र जाना। सिक्कों का अध्ययन करना मुद्रा शास्त्र कहलाता है, उसमें चित्र, लिपि, धातु आदि का विश्लेषण किया जाता है, ठीक है। और जो बंदे इसका अध्ययन करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, मुद्रा शास्त्र, ठीक। मूल बातें जानी हमने कि ब्राह्मी लिपि का अध्ययन कैसे हुआ, कब हुआ, 1838 में। किन्होंने किया, यूरोपीय विद्वानों प्लस ब्राह्मणों ने किया। इसके लिए किया क्या गया, देवनागरी और बंगाली के अक्षरों का मिलान किया गया, इससे ब्राह्मी से, और उसके बाद उसका अर्थ निकाल लिया गया। तो इस प्रकार से ब्राह्मी लिपि को पढ़ा गया। इसके बाद खरोष्ठी लिपि का अध्ययन कैसे किया गया, तो भाई हिंदू यूनानी शासक थे जिन्होंने अपने प्रतिमा और नाम वाले सिक्के चलाए थे, ठीक है, और उनके नाम यूनानी और खरोष्ठी दोनों भाषा में लिखे गए थे। तो यूनानी लिपि को तो भाई पढ़ा जा चुका था, खरोष्ठी को इसके बाद इसके साथ मिलान कर करके पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने अभिलेख साक्ष्यों की सीमाओं को जाना। देखो भाई, सबसे पहली बात क्या, अभिलेख साक्ष्यों में तकनीकी कमी हो सकती है, जैसे अक्षर जो है वो हल्के ढंग से उकेरे जा सकते हैं थे, जो कि मिट सकते थे, ठीक। बहुत सारे जो अभिलेख थे वो विलुप्त भी हो गए, ठीक है। शब्दों में परिवर्तन हो सकता है, सभी शब्दों के सही अर्थ निकालना आज के समय में मुश्किल है, जिससे उन सेंटेंसेस का भी सही अर्थ नहीं निकल सकता। दैनिक प्रक्रियाओं का उल्लेख नहीं किया गया था अभिलेखों में, और लिखवाने वालों के विचार सिर्फ लोगों को अभिलेखों में मिलते थे, ठीक है भाई। तो यहाँ पर होता है हम लोगों का चैप्टर खत्म। अब करते हैं कुछ मौलिक बात। देखो, हम लोगों ने अभी तक हड़प्पा सभ्यता चैप्टर जो है उसको खत्म कर लिया, ठीक। हड़प्पा सभ्यता के एमसीक्यूज भी आपको मिल गए होंगे। हम लोगों ने आज जो है सेकंड चैप्टर अपना खत्म किया। तो हमारी पूरी अपील है आप लोगों को कि अपनी तैयारी ना अच्छे तरीके से कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी में, इतिहास की तैयारी में कोई कमी आ रही है, तो भाई हमको ना कमेंट करके बताओ, ठीक। अगर आपको लगता है कि पढ़ाने के तरीके में थोड़ा सा फेरबदल कर देना चाहिए, तो आप उसके लिए भी हमको कमेंट करके बताओ कि भाई पढ़ाने के तरीके में ना इस तरीके से आपको बदलाव करना चाहिए। अब कोई भी प्रॉब्लम लगती हो, जैसे जल्दी बोलने की, कि सर जो है जल्दी बोल बोल के निकल जाते हैं, ये प्रॉब्लम लगती हो, तो इसके बारे में भी हमको बताओ। आपको कोई टॉपिक जिस तरीके से समझना है, तो उस तरीके से आप हम लोगों को सजेशन कर सकते हैं कि सर इस तरीके से आप लोगों को बदलाव करना चाहिए, ठीक। तो मुझे तो ये उम्मीद है कि आप लोगों को ना पूरा का पूरा लेसन समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम है, कोई मुद्दा है, तो भाई कमेंट कर दो कि जी ये मुद्दा है हम लोगों का, इसके बारे में हमको विस्तार से मार्गदर्शन दीजिए। तो आपको 100% गारंटी के साथ आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसका हल जरूर से मिलेगा, ठीक है भाई। तो आज के वीडियो खत्म करते हैं, और अब हम लोग अपने तीसरे चैप्टर की शुरुआत करेंगे, जिसमें हम लोग बंधुत्व, जाति तथा वर्ग के बारे में पढ़ेंगे, महाभारत वगैरह के बारे में डिटेल से समझेंगे। तो चलो भाई ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं अपने अगले चैप्टर।